बहावलपुर शहर के लिए एक एजाज़ की बात है, इस्लामी यूनिवर्सिटी। सूरज के साथ साथ में FM 101 बहावलपुर के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आरजे रेहान अशमी और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सैयद शाहज़ेब, और इनसे गुफ्तगू चल रही थी मैथमेटिक्स के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद मेरे नहीं आपके हो सकते हैं। और अभी कुछ ही देर में मैं सोच रही थी कि कमेंट्स भी शामिल करूं, हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। ठीक है, तो सर हम जब डिस्कस कर रहे थे अभी ब्रेक में भी कि मैथमेटिक्स जैसा एक सब्जेक्ट है, अभी हमने स्टूडेंट्स की बात की, तो आज का बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उसको लगता है कि शायद हम मतलब बस कंप्यूटर पढ़ेंगे तो लाइफ है, या केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो लाइफ है, यानी कोई भी सब्जेक्ट। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, एक ओवरऑल थोड़ा सा कि बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से, और फिर मैथ्स के हवाले से भी हमें बताइएगा कि मैथ्स की इम्पॉर्टेंस जो है बेसिकली वो क्या है। अच्छा ध्यान, ऐसा है इसमें कि मैथमेटिक्स के बगैर ना आप कोई भी सब्जेक्ट डील नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ जी। इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंसेस जी। कि जो जितनी भी साइंस है उनकी माँ जो है वो मैथ्स है। और मैं समझता हूँ कि माँ के बगैर घर का जो आशियाना होता है वो बिखर जाता है, ठीक है, वो शराजा बिखर जाता है, वो वैसा रहता ही नहीं। तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको लेने होते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जैसी फील्ड अगर इवन मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ती है। अच्छा, केमिस्ट्री की फील्ड में भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स सीखना है, आपको समझना है। ऐसा नहीं है, ये इंसानों की समझ में आती है। हम मैथमेटिक्स की फील्ड वाले लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो मुझे आज भी याद है कि हम MSc में कहा करते थे कि लाइफ इज मैथमेटिक्स, कि जिंदगी मैथमेटिक्स का नाम है। और ऐसे ही है, आप इवन MBBS कर रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स के साथ डील करना है, आपको बेसिक कैलकुलस सीखनी है, ठीक है, आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सीखनी है। आप केमिस्ट्री में हैं, केमिस्ट्री में आपको मैथमेटिक्स के कोर्सेज लाजमी पढ़ने हैं, कोर्स आउटलाइन में आपने पढ़ने ही पढ़ने। आप फिजिक्स में हैं तो मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स का एक सब ब्रांच है, तो फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स है। इवन आजकल आप देखेंगे HEC ने जो न्यू क्राइटेरिया बनाया है उसमें आपने इवन BS इस्लामिक स्टडीज भी करनी है तो उसमें मैथमेटिक्स आपने करनी है। मैथमेटिक्स की बेसिक्स आपने करनी है, यानी आपके अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जी। आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2, ये आपने लाजमी जो है वो मैथमेटिक्स के कोर्स पढ़ने। कंप्यूटर साइंस का रुझान आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं ही समझता हूँ कि ये दौर आता है जी। पहले भी एक दफ़ा दौर आया था कंप्यूटर साइंस का जी। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा है। जब से कोविड-19 आया, स्टूडेंट्स ने अब वर्क, फायर वर्क, ऑनलाइन वर्किंग, फ्रीलांसिंग की तरफ गए, तो उनको ये लगता है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड बहुत अच्छी है। बिल्कुल है, लेकिन मैथमेटिक्स के बगैर कंप्यूटर साइंस भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप जैसे सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, जैसे AI और ChatGPT और इस तरह के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, तो इस हवाले से भी हमें मतलब के साथ ही गाइड करते जाएं। अच्छा, मैं AI से हवाले से आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं PhD कंटिन्यू है जी। तो PhD मैं जो कर रहा हूँ वो ग्राफ थ्योरी में कर रहा हूँ। डॉक्टर सलमान साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में। मेरे MPhil, मेरे MSc के टीचर भी हैं और मेरे MPhil के सुपरवाइज़र भी वही हैं और मेरे PhD के सुपरवाइज़र भी वही हैं। अच्छा, वो ग्राफ थ्योरी में है तो मैंने फजी ग्राफ में उनके साथ काम, सिंपल ग्राफ थ्योरी और फजी ग्राफ थ्योरी, क्रिस्प ग्राफ और फजी ग्राफ दोनों में काम किया। पिछले दिनों मैंने एक नया काम किया, मैंने फजी ग्राफ थ्योरी में मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाया है और मैंने उस पर 3-4 आर्टिकल लिख भी लिए हैं और हमने वो सबमिट भी कराए हैं जर्नल्स में। हमने उसमें ये किया है कि हमने लोगों को दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली आप कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड को, जैसा AI है, AI से ही मशीन लर्निंग है, तो आप उसको अपनी फील्ड के साथ रेलिवेंट कर सकते हैं और आप उसको उस फील्ड से अटैच करके आगे काम कर सकते हैं। तो AI हो, ChatGPT है, ChatGPT भी बेसिकली क्या है, ChatGPT मैं समझता हूँ कि एक रोबोट की तरह है और इसके पीछे अगर आप इसके एल्गोरिदम देखें ना, वो सारे का सारा एल्गोरिदम जो है मैथमेटिक्स से है, ठीक है। अब जितने लोग एल्गोरिदम बनाना जानते हैं, जितने लोग डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट करते हैं, खासतौर पे बैकएंड पे काम करते हैं, उनको पता होगा कि मैथमेटिक्स में वेक्टर कितने अहम हैं, मैट्रिसेस कितने अहम हैं। उनको हम अलजेब्रा पढ़ाते हैं तो वो बेसिक अलजेब्रा जो वो पढ़ते हैं, तो अलजेब्रा में वो चीज़ें जो वो पढ़ते हैं वो किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि बगैर मैथमेटिक्स के आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जितने सक्सेसफुल लोग हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में
वो सब मैथमेटिक्स के नो हाउ रखने वाले हैं। और अगर वो मैथमेटिक्स के बारे में जानते नहीं है तो उनके साथ फिर कोई ना कोई मैथमेटिक्स का बंदा जरूर अटैच है जिससे वो काम लेते हैं। तो बगैर मैथमेटिक्स के आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी नहीं जा सकते। सही। तो क्या ये सच है कि एक मतलब पॉइंट पे आके मैथमेटिक्स वाला बंदा रुक जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसको कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होती है, और कंप्यूटर वाला इंसान एक पॉइंट पे आके रुक जाता है कि अब मुझे मैथमेटिक्स वाले की हेल्प चाहिए, यानी या एक तो होता है ना कि आप खुद कर लें, आप खुद नहीं तो यानी आपको उस फील्ड का एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं तो आपके काम को आसान बना दे। अच्छा, इसमें काम की नौयत पर डिपेंड करता है। मैं ये समझता हूँ कि मैथमेटिक्स का बंदा जो है ना, जिसको मैथमेटिक्स समझानी आती है, जिसको मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट्स रिफाइन है, जी जी, और जिसका रवैया ड्राई नहीं है, जी ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, तो वो मेरे मुताबिक ना, मैं समझता हूँ भूखा नहीं मरता जी। उसके लिए अर्निंग भी है। अर्निंग क्यों है? क्योंकि हर घर में आपको ना मैथमेटिक्स का मरीज मिल जाएगा, जिसको प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को मैथमेटिक्स, कोई बच्चा होगा जिसको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होगा, तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है मैथमेटिक्स की फील्ड में। अच्छा, अगर आप रिसर्च की बात करें, जैसे मैंने बात की, तो बिल्कुल ऐसा है, इंटरलिंक्ड है, सारी ब्रांचेज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। आपने अगर कोई रिसर्च में कंप्यूटर साइंस को इंट्रोड्यूस करवाना है तो फिर आपको एक पॉइंट पे जाके उनकी हेल्प लेनी होती है, उनको समझना होता है, किसी न किसी टीचर को कंसल्ट करना होता है या किसी आर्टिकल को कंसल्ट करना होता है। और कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग हैं उनको तो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती ही है जी। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स तो उन्होंने करनी है। अब हम ये कहें जी कि वो हमारे साथ बैठ के एमफिल की किताबें पढ़ें या पीएचडी की किताबें पढ़ें, वो उनके लिए नीड नहीं है। जी जी। अलबत्ता जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो कंप्यूटर साइंस वालों को पढ़नी पड़ेगी जी। वो नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस उसकी नहीं करेंगे तो वो अपनी फील्ड में भी आगे नहीं जा सकते। सही। अच्छा सर, इस हवाले से अभी जब हम बात भी करें तो ऑब्वियसली इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में तो थोड़ा सा बच्चों को ये भी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके एक मिथ बनी है, या वो सुनी सुनाई जैसे हम कहते हैं कि जी अच्छा फीसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, या पता नहीं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में वो बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनको पता नहीं होता। एक बात ये बताता चलूं कि मैं ये समझता हूं कि बहावलपुर शहर के लिए एक एजाज़ की बात है कि यहाँ पर एक ऐसा इदारा मौजूद है, इस्लामी यूनिवर्सिटी, जिसमें अगर आप बात करें ना, सबसे पहले देखें, आपने जहाँ से कुछ सीखना है ना, सीखने के लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है, अब आपका उस्ताद, जैसे मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हम लोग वहाँ पे 25 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और 25 में से 23 राउंड अबाउट 22-23 पीएचडी डॉक्टर्स हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। मतलब इस वक्त डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग, मेरे अपने ही कोलीग ऐसे भी हैं जो मेरे टीचर भी हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है मैथमेटिक्स की फील्ड का। 25 लोग मैथमेटिक्स, और बाकी जो 2-3 लोग हैं वो भी पीएचडी स्कॉलर हैं, उनकी भी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसा फैकल्टी मेंबर कोई नहीं है जो अपनी फील्ड में कमांड ना रखता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुशनसीबी है अगर आप इसको अवेल करें। तो मैथमेटिक्स समझने के लिए मैं तो हमेशा स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि 25 उस्तादों में से कोई एक तो ऐसा उस्ताद आपको नजर आ जाएगा जिससे बात करने में आपको हिचकिचाहट महसूस ना हो, आप उससे आसानी से क्वेश्चन पूछ सकें, आप आसानी से उससे समझ सकें। और मैं नहीं समझता कि हम 25 में से कोई ऐसा है जो किसी को कुछ समझाना ना चाहे, कुछ किसी को कुछ बताना ना चाहे, वो मैथमेटिक्स ना करवाना चाहे। तो मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया तो कोई मुश्किल नहीं है। इस्लामी यूनिवर्सिटी में अगर आपके इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन है, 50% अबव, 60% फर्स्ट डिवीजन होती है, 50% अबव मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई करें। अप्लाई करके जैसे ही मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका एडमिशन भी हो जाएगा। वैसे आजकल भी जैसे एडमिशन ओपन है तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी एडमिशन ओपन है फॉल सेमेस्टर 2025 के। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप ये ज़रूर चूज़ करें, ये ज़रूर देखें कि आप जिस इदारे में जा रहे हैं उस इदारे की फैकल्टी कैसी है। ठीक है, आप वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के पास जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई एक ऐसा वहां पे उस्ताद मौजूद होगा जिससे हम ये कहें कि आप इस टीचर की वजह से मैथमेटिक्स में ना आए। तो मैं 3 साल से वहां पे हूँ और मैंने तो जो उन लोगों को देखा है, 25 जो मेरे साथ फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमने लोगों को मदद करते ही देखा है। हमने ये, हमारा एक मोटो है सबका कि हमने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को इस फील्ड में लेके आना है। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आ गए हैं तो उनको कुछ ना कुछ जिंदगी में कंट्रीब्यूट जरूर करना है उनकी। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है।
ठीक है, मैं हमेशा एक जुमला मैट्रिक के बाद से अब तक ज़हन में रखता हूँ कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, इंसान की जिंदगी जो है फूलों की सेज नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं है कि आप बैठे रहेंगे तो अल्लाह आपको नवाजता रहेगा। ठीक है, आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी है, खुद कोशिश करनी है। उस्ताद आपको रास्ता दिखा सकता है, उस्ताद का काम कभी भी उंगली पकड़ के चलाना नहीं है, उसने आपको रास्ता दिखाना है, अब उस पर चलना आपका अपना काम है। हाँ जरूर ये जरूर होगा कि जहाँ पे आप गिरने लगेंगे वहां पे वो आपको संभाल लेगा, खड़ा कर देगा, फिर वो कहेगा चलना शुरू हो जाओ। एक वक्त आता है कि आप जैसे वो बच्चा नहीं होता, छोटा पैदा होता है और फिर वो रींगना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खड़ा होना शुरू होता है, फिर वो चलना शुरू होता है, और एक वक्त आता है कि वो भागना शुरू हो जाता है। वो इतना तेज भागता है कि हम सोचते हैं कि गिर जाएगा, इसे चोट लग जाएगी, लेकिन वो भाग के अपनी मंजिल अबूर कर लेता है जहाँ उसने पहुंचना होता है। ठीक है, तो बेसिकली उस्ताद का काम भी यही होता है कि वो स्टूडेंट को एक मंजिल पे डाल दे, उसको वहां पे चलना सिखा दे और वो आगे खुद चले। हाँ, जहाँ पे वो गिरे वहां पे फिर उसको संभाल ले, फिर वो चलना सिखा दे। तो एक वक्त आता है कि स्टूडेंट भागना शुरू हो जाता है। तो माशाल्लाह से आप जैसे बता रहे हैं कि आपको 3 साल होने वाले हो चुके हैं, तो इस हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि एक ऑब्वियसली एक स्टडी लाइफ में कुछ और तरह के चैलेंजेस होते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप उस जगह पर रहते हुए कुछ चीज़ों को अमेंड करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी एक सजेशन है, या बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस के हवाले से भी आप हमें ज़रूर गाइड कीजिए। अच्छा रिहाना, ऐसा है कि मैं जब मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो इससे पहले से ही मैं टीचिंग कर रहा था जी। 2016 से 2021 तक मैंने बहावलपुर का एक वेल नॉन इदारा है आया, वहाँ सर्व किया और बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट और बहुत अच्छे लोग वहाँ पे। आजकल जो उनके रीजनल डायरेक्टर हैं प्रोफेसर कामरान यूसुफ साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनका एक बहुत बड़ा किरदार है मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट रखा या मेरा साथ बहुत भरपूर तरीके से दिया। प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ हुआ मेरा। उससे पहले भी मैंने छोटे छोटे इदारों में पढ़ाया, एकेडमी सेक्टर्स में हम पढ़ाते रहते हैं। तो कामरान यूसुफ साहब प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझे कहा शादी आप जा तो रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं आपने ना 1 साल से ज़्यादा रूट्स में गुजारना नहीं है। 1 अगस्त 2021 मैंने रूट्स ज्वाइन किया और 1 अगस्त 2022 में मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। वो कुदरत का एक ऐसा निज़ाम, वो कुदरत चला रही होती है। तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे जो हमारी हेड थी मैडम फातिमा इमरान उनका नाम था। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल करियर में किसी फीमेल को अपना देखा है ना कि वो बहुत ही डिवोटेड पर्सनैलिटी, तो वो मैडम फातिमा इमरान। मैं आज भी उनसे इम्प्रेस्ड हूँ। ठीक है, तो वो उनसे जब मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का बहुत गहरा डिफरेंस पाया। प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक अच्छा चैलेंज है, एक अच्छा डिफरेंस है, एक सीखने को बहुत कुछ है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? ऐसी जगह मैं पहुंच चुका हूं जहां पर मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन पर करते हुए ये जरूर सोचना पड़ता है कि ये आगे मेरा उस्ताद है। जी बिल्कुल। ठीक है, और हिचकिचाहट भी होती है थोड़ी सी, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि आज मैं आपके टीचर यहाँ अवेलेबल हूँ तो आपको हिचकिचाहट हो रही है, तो ऐसे वहाँ पर हमारे टीचर भी, मेरे टीचर भी मौजूद हैं, तो उनके सामने भी कई बार हिचकिचाहट होती है। तो लेकिन उनका मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा, वेलकमिंग, कभी भी ये चीज़ नहीं शो करवाई कि भी आप हमारे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बिहेव करें। ठीक है, तो उन्होंने बीइंग अ फैकल्टी मेंबर ही डील किया, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट। चैलेंजेस तो हर जगह पे होते हैं। ठीक है, पहले ये था खास तौर पे टीचिंग में, पहले ये होता था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ानी होती थी, वो वही किताबें थी जो हमने पढ़ी थी वही पढ़ा रहे थे, कभी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पेश आती थी। मतलब मैंने अपनी बुकलेट्स बनाई हुई थी, स्टूडेंट को मैं कहता था कि भाई अगर तुमने फर्स्ट ईयर की पूरी बुक नहीं पढ़नी तो मेरी बुकलेट ये जो है इसको तैयार कर लो, आप अच्छे मार्क्स ले जाओगे 90+ में। जब यहाँ आया तो यहाँ का थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट था, आपको डिफरेंट कोर्स पढ़ाने हैं, आपको वो लेक्चर तैयार करने हैं, फिर आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है आपने उसको सेटिस्फाई करना है, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, उस सारी सोचों को माइंड में रख के आपने लेक्चर प्रिपेयर करना है। और अब वैसे भी स्टूडेंट्स जब से मतलब इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेस में आ गया है, अब इतने टूल्स हैं,
तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि बच्चे हमसे ज्यादा ऑब्वियसली वो मतलब एक टॉपिक है ना, उन्हें पता है कि कल टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाना है, अच्छा वो क्या करेंगे, वो उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे जी। अच्छा उनके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, सोशल मीडिया है, चैट जीपीटी है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो टॉपिक को पहले नो हाउ उसकी वो हाउ नो ले आते हैं कि वो है क्या, कैसे है, क्यों है, क्या है। अच्छा फिर जब हम पढ़ा रहे होते हैं फिर वो हमसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझ, अच्छा इसमें भी एक ना कुदरत का निजाम है जी। मेरे साथ तो होता है, बाकियों का मुझे नहीं अंदाजा, मुझे उम्मीद है कि बाकियों के साथ भी होता होगा बीइंग अ टीचर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं आ रही होती जी। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ना, और लेकिन तो अगर तो वो उसका कोई क्लिक करे जवाब तो हम जरूर देते हैं, मैं तो जरूर देता हूँ, ना क्लिक करे तो मैं क्या देता हूँ कि बेटे मैं इसको देखकर बताऊंगा ये किस तरह से है। लेकिन इस सारे अमल में ना एक कुदरत का एक बड़ा ही निजाम है। जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं ना तो कुछ चीजें अल्लाह ताला आपके दिमाग में डाल रहा होता है जी जी। कुछ कॉन्सेप्ट्स अल्लाह आपके दिमाग में डाल रहा होता है, आप वो बोलते बोलते कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता जाते हैं जिसका आपने बैठ के कभी सोचा ही नहीं होता जी। और मेरे साथ ऐसा बहुत दफा हुआ, बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि मैं एक टॉपिक स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ तो उस टॉपिक के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछ लिया जो क्वेश्चन मैंने उसका आंसर भी दे दिया, स्टूडेंट सेटिस्फाई भी हो गया, बाद में बैठ के सोचा यार ये तो मेरे ज़हन में कभी भी नहीं आया और आज ये एक अच्छा टेक्निक मुझे मिल गई है कि इस मेथड से भी हो सकता है, ये मेथड ठीक है। और वो सिर्फ नजूल है, मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो चैलेंजिंग बहुत थे, लेकिन वो पहला एक साल होता है जिसमें आपको समझना होता है कि आपने स्टूडेंट डीलिंग कैसे करी, क्योंकि ये वो स्टूडेंट नहीं होता जो इंटरमीडिएट बेस हो, तो बीएस लेवल का स्टूडेंट होता है। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मुझे पहला सेमेस्टर ही 8वां मिला। सही है, वो भी यानी बच्चे भी बिल्कुल जो। अच्छा सर, हम अभी मतलब ऑब्वियसली इस बात को तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अब ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे साथ लिसनर्स भी मौजूद है, कमेंट्स में देख रही हूँ आप लोगों के, और सबने, मैं आप सबके नाम तो अभी नहीं ले सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी एंड में जब शो ख़त्म करूँगी उससे पहले मैं आप लोगों के नाम ज़रूर लूँगी। और लेकिन फिर भी बता दीजिए सर, बहुत प्रोग्राम को अच्छा समझा जा रहा है और लोग सलाम भी पेश कर रहे हैं और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कुछ लोग गुड प्रोग्राम कह रहे हैं, तो आप सबको इस वक्त गुड आफ्टरनून। और जी आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन ज़रूर मैं नाम के साथ भी बाद में जो है वो शामिल करूँगी आप लोगों की बात को। और अभी हम सर से ही बात कर रहे हैं, तो सर बचपन की तरफ अगर हम आए तो बचपन आपका कैसा था? बहुत छोटा छोटा बचपन, बहुत शरारती या नहीं था ऐसा? बचपन ना ही बहुत शरारती था और ना ही बहुत सुगड़ था। कभी ऐसा हुआ कि बेल देके भाग गए हो किसी घर की? ये तो हर बच्चा ही करता है। यानी आपने ये किया? हाँ ये किया, बेल, वो हमारे, हम जिस गली में रहते थे वो आज भी हमारा उधर घर है, तो उस गली में वो एक घर था, मैं उस घर का जिक्र नहीं करता नाम उनका, तो वो हमें ना गली में खेलने नहीं देते थे। अच्छा। मतलब हम लोग जब भी गली में क्रिकेट खेलना चाहते थे लड़के तो वो खेलने नहीं देते, बॉल चली जाती थी तो डांटने लग जाते थे। वो कहते थे कि भाई आप लोगों को कोई जगह नहीं मिलती खेलने के लिए इधर, तो वो फिर उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज फिर हम अपनाते थे उनको तंग करने के लिए, कि आप हमें तंग करते हैं तो फिर हम आपको तंग करेंगे। अच्छा सही। और घर की अगर हम बात करें, घर के जो 4 बहन भाई हैं, तो उनमें आपका जो शरारतों का लेवल था वो कहाँ तक का था? अच्छा ऐसा है कि घर पे ना हमारी ज्वाइंट फैमिली थी जी जी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो कजिन्स भी सारे होंगे, तो उन सब में जो जहाँ पे हमारा घर है ना, एक तो वहाँ पे हम 7, मेरे चचा ताया अबू वगैरह 7 भाई थे, तो हमारे वहाँ पे 9 घर इकट्ठे, एक बिल्डिंग में नहीं लेकिन साथ साथ, और सेम बिल्डिंग में हम 2 फैमिलीज थे, एक हमारी फैमिली थी, एक मेरे चचा की फैमिली थी। वो चचा जो थे वो चचा भी थे, खालू भी थे, मतलब वो चची भी थी और खाला भी थी, अम्मी और वो दोनों बहनें थी। तो उनकी 3 बेटियां थी और इधर से हम 4 थे, तो मैं सेकंड नंबर पे था और जो उनकी बड़ी बेटी थी वो फर्स्ट नंबर पे थी, तो हमारा दोनों का ना 2 साल का डिफरेंस है। तो बचपन में तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग क्या किया करते थे कि जब घर वाले दोपहर को सो जाते थे ना, तो किचन में जाके मिर्चों वाला डब्बा खोला, वो हल्दी में और हल्दी वाला नमक में, और नमक, फिर जब वालदा उठती थी तो दोनों को माशाल्लाह कुट पड़ती थी और फिर हम अपने अपने कमरों में। तो इस तरह की छोटी छोटी शरारतें थी, बाकी ऐसा कोई बड़ी शरारत आज तक नहीं की। और दूसरा, मार बहुत खाई, अम्मी से बहुत खाई, अम्मी ने बहुत मारा, अब्बू ने कभी नहीं मारा।
पूरी ज़िंदगी में मुझे आज भी याद है कि वालिद साहब ने मुझे जस्ट एक स्टिक मारी थी और उस पर भी मैं उनसे नाराज़ हुआ था। तो उनका मुझे मनाने का थोड़ा सा तरीकाकार भी डिफरेंट था कि जब भी उन्होंने मुझे मनाना होता था तो वो फिर मुझे बाज़ार लेके जाते थे, वो मेरी कटिंग शटिंग करवाते थे, मुझे नया ड्रेस लेके देते थे। मुझे आज भी याद है कि वो उन्होंने वन टाइम लाके मुझे मारा, वो भी छोटे भाई की वजह से। छोटा भाई जो है वो तंग कर रहा था, तो वो उसके गुस्से में आके मुझे एक स्टिक लगाई, कहा उसे लेके आओ, किधर है वो। खैर उसके इवज उन्होंने फिर मुझे उस शाम को मुझे वो लेके गए। मुझे रसमलाई खाने का बहुत शौक था उस वक्त, तो उन्होंने मुझे रसमलाई दिलवाई। फिर शौक खत्म हो गया। शौक खत्म भी एक स्टोरी है जिंदगी में जी बिल्कुल, कि रसमलाई का शौक मुझे कैसे खत्म हुआ। तो खैर वो उन्होंने मुझे दिलवाई। अच्छा सर, अगर हम खाने की बात करें, अगर आपने बात करी दी है, अच्छा उससे पहले ये भी कि जब ऑब्वियसली जैसे आपने बताया आप सेकंड नंबर पे हैं, तो ये जो पहला दूसरा बच्चा होता है वो ज़्यादातर मार इसी वजह से खा रहा होता है कि छोटे शरारतें करते हैं, छोटे माँ बाप को तंग करते हैं। जब माँ बाप तंग होते हैं उनसे, उनकी किसी शरारत से, तो वो बड़े बच्चे को जो है ना वो मार पड़ती है। तो आप क्या समझते हैं, अगर आज के दिन के हवाले से भी अगर हम बात करें, तो आज के दिन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि बच्चों को मार, मतलब एक हद तक मारना ये सही है, उनको उन पर सख्ती करना, या बस ये है कि ठीक है जी नहीं ठीक करो, मार नहीं प्यार वाला सीन, बच्चे बिगड़ नहीं जाते इस तरह से?